नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमेशा से सीएम भूपेश बघेल के निशाने में रहने वाले डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के खास मौके पर ध्वजारोहण किया और उन्होंने एक पोस्ट डाली। इसे छत्तीसगढ़ की महतारी का सम्मान बताया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह यह बताने की कोशिश कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, मैं वहीं का प्रतिनिधित्व करता हूं। ये बातें अच्छी तरह से सीएम भूपेश बघेल भी समझते हैं कि 15 साल के मुख्यमंत्री अपना दावा तो छोड़ने से रहे, इसलिए वे लगातार निशाने पर आते हैं। जब जब सीएम भूपेश बघेल के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा जाता है, इससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बैकफुट पर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी की इसी कमजोर कड़ी को अच्छी तरह से कांग्रेस भी समझती है और भूपेश बघेल भी बेहतर समझते हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जो बार बार यह दावा करने से नहीं चूकते कि वे छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे, केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले, वो बयान भी आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे आ रहा हूँ, जिससे आपको लगेगा कि किस तरह से 2023 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो चुनाव होने जा रहा है, वहाँ तुरुप का पत्ता कैसे फेंका जाता है। मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। आज गणतंत्र दिवस है और सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में ध्वजारोहण के बाद जिन बातों को कह रहे थे, जो 12 घोषणा कर रहे थे, वे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा को प्रभावित कर सकता है। एक तरह से इसे गेम चेंजर कहा जा सकता है। उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की जो घोषणा की, हालांकि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहले ही ये विषय शामिल था, लेकिन चुनावी वर्ष में ऐसी घोषणा के कितने गहरे मायने हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ और पूरे देश की आबादी 70% से ज्यादा 35 साल से नीचे है, तो इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ेगा। जो सीएम भूपेश बघेल ने 12 घोषणाएं की, मैं एक एक कर सारी घोषणाएं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो 12वें नंबर और 11वें नंबर की घोषणा जो हमारे पास आई है, उस पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस भी अपनी रणनीति बदल कर काम कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की कि चंदखुरी में माता कौशल्या के नाम पर महोत्सव का आयोजन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर रामायण और मानस मंडली का आयोजन होगा। सीएम भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। ये 10,000 रुपए वहां के स्थानीय पर्व को अच्छे ढंग से मनाने के लिए दिए जाने की व्यवस्था होगी। जैसे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव में दुर्गा पंडालों के लिए कोई खास राशि दी जाती है, वैसे ही सीएम भूपेश बघेल ने खासकर आदिवासी क्षेत्रों के गाँव के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से यह घोषणा की है। और आगे अपनी अनेक घोषणाओं में उन्होंने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की, जिसमें महिला उद्यमियों से लेकर खारून नदी की महत्ता को बताया गया है। और सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से तुरुप का पत्ता चला है, जिस तरह से वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, उससे राजनीतिक पंडितों के माथे पर भी बल पड़ गया है। राजनीतिक विश्लेषण इसके मायने तलाश रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार खासकर, जो कि अच्छी तरह से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में बदले हुए माहौल में डॉक्टर रमन सिंह से कहीं आगे सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला कैसे फिट बैठाया जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से एक एक कर बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने ओबीसी मतदाताओं के लिए किया है। जैसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष बदल दिया है, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बात नारायण चंदेल की आ रही है, तब भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक रेप का आरोप लगा हुआ है और आरोप लगाने वाली महिला पहली बार कैमरे के सामने आई। इस मुद्दे पे किस तरह से राजनीति हो रही है, इसे भी समझना होगा। जहां एक और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पुतले दहन कर रही है, वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी पत्रकार वार्ता लेकर सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष के अलावा भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। जिस दिन कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकार वार्ता ली, उसके अगले ही दिन पीड़िता भी कैमरे के सामने आती है और उसने भी वही बातें कही जो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कह रहे थे। उसने भी भाजपा और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि उसकी जान को खतरा है। क्या यह महज संयोग है कि लगातार 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बात महिला की होने के कारण कैमरे के सामने आकर बोलने से तो बच रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि जब यह मामला बरसों पुराना है तो चुनावी वर्ष में ही
अचानक भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर इस तरह की तोहमत क्यों लगाई जा रही है? इस तरह की जब फाइटिंग होती है तो आम जनता इसे शूडो फाइटिंग मानती है, लेकिन बात महिला की अस्मिता से जुड़े होने के कारण एक संवेदनशील विषय है। इस पर लोग संभल कर बात करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे वाकयात देखने को मिलेंगे जिसे जागरूक जनता भी खूब समझती है, लेकिन रिएक्शन तो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग वाले दिन होता है। यही कारण है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ इस तैयारी में है कि किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। छत्तीसगढ़ की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस ने अपना 85वां पूर्ण अधिवेशन रायपुर में कराने का निश्चय किया है। आने वाले 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का ये पूर्ण अधिवेशन होगा, जबकि इससे पहले 5 साल पहले 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन हुआ था। इसके लिए एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें राजनीति के अलावा अन्य भी कई मुद्दे हैं। इस बारे में मैं आगे अलग से किसी और एपिसोड में चर्चा करूंगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस पर हमारा गहरा चिंतन है। हम लगातार उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करोड़ पर बैठ रही है, हर दिन किस तरह की नई नई बातें सामने आ रही है। और जैसे मैंने शुरुआत में डॉक्टर रमन सिंह के बारे में कहा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह को जो बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि आपका कद बहुत बड़ा है, आप 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए आप राष्ट्रीय कार्यालय में आके ध्वज फहराइए, अब आपको छत्तीसगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सत्ता का चुंबक है जो बार बार अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह और उनके समर्थक इन सब बातों को नहीं समझते होंगे। पिछले दिनों उनके जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से उनके खासम खास उनके समर्थक 15 साल उन्होंने जिनसे मंत्री बनाया था राजेश मूणत, उन्होंने फुल पेज का विज्ञापन छपवाकर यह जाहिर करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य डॉक्टर रमन सिंह ही है। जब जब भी ऐसी कवायद डॉक्टर रमन सिंह के समर्थकों से होती है, वहाँ कांग्रेस के रणनीतिकार हमेशा फील गुड महसूस करते हैं। वे लगातार इसे सोशल मीडिया में प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह के खास करके अंतिम के 5 साल यानी 2013 से लेकर 2018 के उनके कार्यकाल की याद दिलाई जाती है कि आखिर जनता ने उन्हें किन कारणों से महज 15 सीटों में समेट दिया था। ऐसे पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं जिसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में नहीं रहता, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बदलाव की बात करती है और जिस तरह से बदलाव को प्रस्तुत भी कर रही है, यहाँ से यह जताने की कोशिश होती है कि पुरानी बातें भूल जाइए, बीती ताय बिसार दीजिए, आगे हम कुछ बेहतर करने वाले हैं। जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है, वहाँ से जब जब भी डॉक्टर रमन सिंह की ओर से कोशिश होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे किए कराए पर पानी फिर जाता है। सीएम भूपेश बघेल की इन 12 घोषणाओं के साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा स्थित माता बम्बलेश्वरी के मंदिर से की गई है। जो स्थल चुना गया कांग्रेस की ओर से, उससे भी संदेश साफ है कि किस तरह से आगे धर्म से जोड़कर राजनीति होने वाली है। राजनीति किस तरह से संकेतों की भाषा में की जाती है, यह संकेत और इसके दूरगामी परिणाम कैसे होंगे, किस तरह से छत्तीसगढ़ में सुचिता की राजनीति हो सकती है, किस तरह से समाज में ऐसे लोग राजनीति में शामिल हो जिससे न केवल समाज बल्कि देश और मानवता का भला हो, ऐसी कोशिश राष्ट्रपति की जारी रहती है। आज हम जो चर्चा कर रहे थे वो राजनीति की सुचिता को समर्पित है। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई, और साथ ही साथ बसंत पंचमी का भी शुभ संयोग है। माता सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। बहुत जल्दी मेरी आपसे किसी और चर्चा में मुलाकात होगी। नमस्कार।